हेलो हेलो। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो याद है कि सब गया? हाँ, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर जो पढ़ा था, कैसे हीट का मोशन होता है, विंड का कैसे मोशन होता है, वर्टिकल मोशन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होता है, याद है कि सब ऊपर से गया? टेम्परेचर कैसे हाइट के साथ कम होता है, रिलीफ के साथ कम होता है, क्यों होता है, किस स्ट्रक्चर में कैसा होता है एटमॉस्फेयर में, है ना? तो उसी से हम आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में मुझे काफ़ी कुछ ज़्यादा कराना है, ठीक है? तो उसका रिवीजन में नहीं करते हुए डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक पे चलूँगा। जो मेन टॉपिक है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है? ये आपको मेंस में भी टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या चीज़ है, क्या फिनोमेना क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं।
क्यू होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो आपको एज इट इज़ GS1 या फिर जो आपका पेपर है GS का, जिसमें जियोग्राफी सेक्शन आता है GPSC में, ठीक है, तो उसमें टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन मिल सकता है इस पर 10 मार्कर का, तो याद रखना। तो हमने आगे पढ़ा था कि जैसे जैसे ये अर्थ सरफेस है, तो ये फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, ठीक है, तो उसका जो ऊपर का जो डायरेक्टली लेयर होगा, जो उसका डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, प्रोबेबली 23 डिग्री, जो उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा, और सबसे ज़्यादा हीटिंग होगी क्योंकि इसके हॉट सरफेस के कांटेक्ट में है। अब जैसे उसके ऊपर जाएंगे फिर से, तो फिर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्लाइन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 20 डिग्री होगा अराउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ट्रोपोस्फियर में जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, जैसे हम ऊपर जाएंगे ऐसे टेम्परेचर जनरली क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे टेम्परेचर विथ अल्टीट्यूड कम होने की बजाय बढ़ता है। मतलब कि यहाँ पे कोई, ये फॉर एग्जाम्पल कोई अर्थ सरफेस हो गया, ये अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, जो जनरली क्या होता है, कम होना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि एटमॉस्फेयर के ये कौन से लेयर में ये इवेंट होगा, सबसे निचला लेयर कौन सा होता है, लोअर मोस्ट लेयर, ट्रोपोस्फियर। तो ये जो प्राइमरी जो ये इन्वर्जन वाली घटना होती है, ठीक है, 90 to 95% कहाँ पे होगी, ट्रोपोस्फियर में होगी। और उसका ऊपर का जो लेयर कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फियर में भी एक टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। बाकी जितनी भी इवेंट्स होगी वो कहाँ पे आपको दिखने की मिलेगी, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि जनरली विथ इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजिंग, जनरली कंडीशन में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इट रिवर्स इज हैपन, देन इट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। अब पता चल गया हमें कि ये क्या होता है, ठीक है। अब हमें आगे देखना है कि ये किस किस कंडीशन में होता है, कहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल पहला होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेप्शन चीज देख लेते हैं कि एक्सेप्शन में कहाँ पे होता है। जो हमने आगे बोला था कि अब ट्रोपोस्फियर सबसे निचला लेयर था, उसके ऊपर कौन सा लेयर था, उसके ऊपर था स्ट्रेटोस्फियर, उन दोनों के बीच में कौन सा था, स्ट्रेटोपोज के, जहाँ पे आपको टेम्परेचर नॉर्मल विथ एल्टीट्यूड कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। अब ये हमने आगे देखा था कि हम ट्रोपोस्फियर में जैसे ऊपर जाएंगे ऐसे टेम्परेचर कम होता है, लेकिन ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर क्या होगा, एक प्रकार से कांस्टेंट रहेगा, और फिर आगे जाके फिर से क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसका रीज़न क्या था, हमने देखा था ओजोन लेयर, क्योंकि वहाँ पे ओजोन लेयर क्या करती है, सन के जो भी यूवी रेज है उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड के साथ जिस भी सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर यदि बढ़ता है कम होने की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रोपोपोज है, वहाँ पे तो कांस्टेंट रहा है, लेकिन उसके ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। तो सबसे पहला टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहाँ पे होता है, ट्रोपोपॉज के ऊपर जाएंगे जब स्ट्रेटोस्फियर में हमने आगे देखा था कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहला टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहाँ पे होगा, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। सेकंड चीज है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऐसी जगह पे भी होगा जहाँ पे आपको कोल्ड सरफेस मिलेगी। कोल्ड सरफेस मतलब कि सपोज ये फॉर एग्जाम्पल कोई अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और विंटर नाइट का टाइम है, विंटर सीजन है और नाइट का टाइम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर एकदम डाउन होगा। तो उससे क्या होगा कि जो अर्थ की सरफेस है वो एकदम रैपिडली कूलिंग हो जाएगी। कूलिंग हो जाए तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर उसका कॉन्स्टेंटली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उसका जो ऊपर का जो लेयर है जो उसके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है, ये पूरा का पूरा ये लेयर है जो एयर का, वो डायरेक्टली क्या होगा, एक प्रकार से रैपिड कूलिंग हो जाएगा उसका। लेकिन जो उसका ऊपर वाला एयर है, एयर का जो सरफेस है वो इतना रैपिडली कूलिंग नहीं होगा, क्योंकि वो अर्थ सरफेस से काफ़ी डिस्टेंस पे है, काफ़ी हाइट पे है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर
फॉर एग्जांपल इस सरफेस का टेम्परेचर मैं 10 डिग्री सपोज बिलीव कर लो, क्योंकि विंटर नाइट है तो फिर 10 डिग्री होगा। तो फिर फॉर एग्जांपल उसके ऊपर का जो उसके कांटेक्ट में है, डायरेक्टली कांटेक्ट में है, उस सरफेस का मैं टेम्परेचर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 डिग्री है तो यहाँ पे 12 डिग्री सपोज काउंट कर लो। लेकिन जो उसका जो अर्थ का लेयर, जो अर्थ एटमॉस्फेयर का लेयर जो काफ़ी उसके डिस्टेंस पे है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 डिग्री से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि डायरेक्टली ये जो यहाँ से उसको कूलिंग मिल रही है वो तो यहाँ पे कंपेरेटली कम हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे क्या फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 15 डिग्री बिलीव कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो फिर ये कौन सी कंडीशन बन गई हमारी, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कंडीशन। तो मतलब कि दूसरी टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कंडीशन कहाँ पे मिलेगी, कोल्ड सरफेस होनी चाहिए, साथ साथ में विंटर सीजन होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या, नाइट का टाइम होना चाहिए। ठीक है, अ कूल विंटर नाइट, तो एयर अबव द सरफेस गेट कूल, मतलब जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होगी अर्थ सरफेस के साथ वो क्या होगा कि रैपिडली कूलिंग हो जाएगी। लेकिन जो लेयर है उसके अबोव लेयर है, जो कूल सरफेस हुई उसके अबोव लेयर में जो एयर है वो स्टिल वार्मर होगी, क्योंकि उसका डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है। तो उससे क्या होगा कि वो जो हीट लूज करनी चाहिए वो लूज नहीं कर पाएगी। तो फिर क्या होगा कि उसका यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा ना वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये फिर से क्या बनेगा, एक प्रकार से टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कंडीशन मिलेगी। और ये अर्थ सरफेस है, जिसका मतलब क्या होगा कि अर्थ का एटमॉस्फेयर का कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, ट्रोपोस्फियर होगा, सबसे निचला लेयर तो ट्रोपोस्फियर ही है। तो ये जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होगा वो कहाँ पे होगा, ट्रोपोस्फियर पे। हमने अगले वाला जो देखा था वो किस में था, स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, अब थर्ड चीज़ है, थर्ड कहाँ पे हमें टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन मिलता है, यहाँ पे वैली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ठीक है, फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है और ये वैली है। ठीक है, और फिर से विंटर का टाइम है और नाइट का समय है। अब क्या होगा, विंटर का टाइम होगा और नाइट का समय होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा कि जो भी अर्थ का एयर है वो एक प्रकार से क्या होगा, जब टेम्परेचर उसका डाउन होता है तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ती है, कूलिंग एयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी एयर है उसका सबसे ज़्यादा कूलिंग होगा। तो उससे क्या होगा कि इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे कूल एयर है, ठीक है, दोनों हिल स्लोप पे, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट में। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे नीचे आएगी, ठीक है, यहाँ पे नीचे आएगी। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी एयर है जो ऑलरेडी काफ़ी इसके कंपेरिजन में काफ़ी वार्म है, तो फिर इसका क्या करेगी, ये यहाँ पे इसको यहाँ से पुश कर देगी। ठीक है, तो अल्टीमेट रिजल्टेंट क्या हमें मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अल्टीमेट क्या होगा कि ये जो कूल एयर थी यहाँ से ऊपर हिल स्लोप से आई थी, ठीक है, तो वो नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट कर जाएगी, और जो ऑलरेडी वार्म एयर थी उसको क्या करेगी, अपवर्ड पुश मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से डायरेक्टली कंडीशन बन जाएगी। तो फिर अभी यदि कोई इंसान है यहाँ से टेम्परेचर का मेजरमेंट करेगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे वैली से ऊपर तक जाएगा, मतलब विथ अल्टीट्यूड, तो टेम्परेचर क्या होगा, फिर से इंक्रीज होगा। तो फिर से ये कौन सी कंडीशन हो गई, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कंडीशन। तो मतलब कि तीसरी टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहाँ पे होगा, माउंटेन वैली होनी चाहिए, विंटर नाइट होनी चाहिए, सॉरी विंटर सीजन होनी चाहिए, और दूसरा क्या होगा कि नाइट का सीजन होना चाहिए। सेम यहाँ पे किया गया कि यहाँ पे कूलिंग एयर बनेगी, कोल्ड एयर बनेगी। कोल्ड एयर से क्या होगा, एक प्रकार से वो डाउनवर्ड मूवमेंट में करेगी, और वही डाउनवर्ड मूवमेंट क्या करेगी, यहाँ पे जितनी वार्म एयर है उसको क्या करेगी, पुश कर देगी। तो यहाँ पे जितनी भी वार्म एयर है वो एक प्रकार से अपर एयर में स्ट्रेटिफाइड हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 4 डिग्री है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 डिग्री है। तो फिर टेम्परेचर कंजिक्यूटिवली विथ एल्टीट्यूड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं, वैली इन्वर्जन, मतलब जस्ट बिकॉज के वैली एरिया में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, वैली इन्वर्जन। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि विंटर सीजन होना चाहिए, कूल एयर क्या करेगी, डिसेंड करेगी, मतलब डाउनवर्ड आएगी, उसको जियोग्राफिक टर्म्स में क्या बोलते हैं, डिसेंड करती है। ठीक है, और क्या होगा कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वैली रीजन में जो वार्म है उसको क्या कर देगी, अपलिफ्ट कर देगी। तो डिसेंडिंग कूल एयर डैमेज। तो हाँ, दूसरी चीज़ ये कि जियोग्राफी में एक चीज़ आप याद रखना कि जहाँ पे दो चीज़ ऐसी है, वार्म एयर या फिर वार्म कोल्ड एयर,
वार्म करंट, वार्म ओशन करंट या फिर कोल्ड ओशन करंट, जब भी ये दो ऐसी चीज़ मिलती है जो जिसकी टेम्परेचर अलग अलग हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनेगा, हमें फ्रोस्ट मिलेगा, फ्रोस्ट या फोग जो भी आप बोल दो उसको, ठीक है, अलग अलग टाइप में मिलेगा। फ्रोस्ट या फोग वहाँ पे उसका जनरेशन होगा। और ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जितने भी यहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं ना वैली रीजन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी होगी, यहाँ पे कोई रहता होगा तो एग्रीकल्चर कम्युनिटी हुई थी, वहाँ पे क्या होगा कि एक प्रकार से प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी फोगी कंडीशन होगी ना तो क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये आपको क्वेश्चन होगा ना टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन में, तो वो आपको ये भी पूछेगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस है कि यहाँ पे उसको फोगी कंडीशन बन जाती है, और फोगी कंडीशन के जो क्रॉप्स होते हैं ना उसके लिए बहुत ही डैमेजिंग होती है। हाँ, तो ये नेक्स्ट है कि आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए कि जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है 3 या 4 टाइप का जो भी हमने देखा, ठीक है, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला होगा कि सबसे पहला फॉग फॉर्मेशन होगा। अब जब भी फोगी कंडीशन होगी तो फिर क्या होगा, एक तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी, विजिबिलिटी कम होने से क्या हो सकता है, आपको एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी ट्रेन या फिर रोड है तो रोड का एक्सीडेंट हो सकता है। और इनकेस फॉर एग्जांपल आगे की हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये कॉन्टिनेंट है और ये भी कॉन्टिनेंट है, और ये फॉर एग्जांपल हम मान लें कि ये इक्वेटर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम आगे देखेंगे कि जो ओशन करंट होता है ना वो कैसे फॉर्म होता है, एक प्रकार से ऐसे होता है, ये वार्म करंट हो गया, और ये दूसरी इस साइड होगा वो कौन सा होगा, कोल्ड करंट होगा। फिर से इसी डायरेक्शन में कौन सा होगा, कोल्ड करंट होगा, और वार्म करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन मिलती है ना वो क्या होगा कि जो वार्म करंट और कोल्ड करंट एक प्रकार से मिक्सअप होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि फिर से मैंने आगे बोला कि जो थर्मली जो ऐसी दो चीज़ों की जो थर्मल प्रॉपर्टी उसकी अलग अलग है और उसको मिलेगी, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे फोगी कंडीशन मिलेगी, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे भी फोगी कंडीशन होगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल कोई शिप इधर से इधर आ रही, इधर से इधर आ रहे, तो फिर क्या होगा कि जो मरीन एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, ऑयल स्पिलिंग कभी हो जाती है, जो ऑयल कंटेनर होते हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि काफ़ी सारी लार्ज स्केल पे ऑयल स्पिलिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना कि जो मरीन एरिया होते हैं कि वहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं तो उसका मेन रीज़न ये भी होता है कि वहाँ पे फॉग कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उसकी विजिबिलिटी बहुत ही पुअर हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने देख ली विजिबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल फ्रोस्ट हो गया, फॉग और फ्रोस्ट में यही एक मेन डिफरेंस है कि फॉर एग्जांपल यदि उसका जो कंडेंसेशन होगा मॉइस्चर का वो एयर में सस्पेंडेड होगा, फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है और ये पूरा का पूरा एयर है, ठीक है, तो उसमें ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल बनेंगे मॉइस्चर के, वाटर ड्रॉपलेट्स के, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फॉग बोलेंगे। लेकिन यदि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल है, ठीक है, तो सपोज कोल्ड पानी की बोतल है, वहाँ पे उसकी सरफेस एकदम कोल्ड है, तो फिर क्या होगा कि हम जैसे हम फ्रीजर से उसको बाहर निकालते फिर क्या होगा, काफ़ी सारे वाटर ड्रॉपलेट्स उसके सरफेस पे यहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि कंडेंसेशन यदि कोई सरफेस पे होगा, फॉर एग्जांपल या लीफ हो गया, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में आप कभी एग्रीकल्चर लैंड पे जाओगे तो जो कॉटन की लीफ होती है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे कंडेंस लिए होते हैं, ठीक है। तो कोई यदि कंडेंसेशन कोई सरफेस पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रोस्ट बोलेंगे। अदरवाइज सस्पेंडेड पार्टिकल होगा एटमॉस्फेयर में ऐसे ही फ्रीली सस्पेंडेड, तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम, फॉग बोलेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही डैमेजिंग होता है जो क्रॉप्स होते हैं ना उसके लिए, जो फ्रोस्ट कंडीशन होती है ना वो। हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ द फ्रोस्ट, तो फ्रोस्ट कहाँ पे होगा कि वाटर मॉइस्चर फ्रोजन विथ कॉन्टेक्ट द कोल्ड सरफेस डैमेज टू द क्रॉप, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। और दूसरी चीज़ हमने आगे बढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी कंडीशन, तो फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ आपको। ये हमने आगे पढ़ा था कि जहाँ पे भी लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे क्या होगा, एयर एक प्रकार से अपवर्ड मूवमेंट करेगी तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसी हाइट आएगी वहाँ पे उसका क्या होगा,
कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन से क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन से क्या होगा, वहाँ पे रेनफॉल आएगा, और जहाँ पे भी रेनफॉल आएगा तो वो कौन सी कंडीशन होगी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो जहाँ पे भी लो प्रेशर होगा वहाँ पे कौन सी सिचुएशन होगी, इंस्टेबिलिटी, और जहाँ पे भी हाई प्रेशर है वहाँ पे क्या करेगी, एयर एक प्रकार से डिसेंड करेगी, डिसेंड करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, स्काई एक प्रकार से कैसा होगा, एक प्रकार से क्लियर स्काई होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, रेनफॉल नहीं होगा, और रेनफॉल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, एक प्रकार से स्टेबिलिटी कंडीशन यहाँ पे आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ बस इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ सरफेस हो गया जिसका टेम्परेचर हमने क्या मान लो, फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री 10 डिग्री सपोज, ठीक है। अब टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन फॉर एग्जांपल हमें वहाँ पे एनालाइज करना है, तो फिर ये पहला लेयर हो गया एयर का, और ये दूसरा लेयर हो गया। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है तो ये डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 12 डिग्री होगा अराउंड, सपोज मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, 15 डिग्री होगा। इसका मतलब कि ये टेम्परेचर एक प्रकार से क्या है, काफ़ी कोल्ड है इसके कंपैरिजन में, तो फिर क्या होगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या फिर इसकी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल इसको मैं ये बोल दूँ यार, इसको वो बी बोल दूँ, तो ए और बी में से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, बी की सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, और सबसे ज़्यादा डेंस चीज़ होती है वो क्या करती है, एक प्रकार से अपवर्ड मूवमेंट करेगी या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जितनी भी एयर है वो एक प्रकार से कोई ऊपर फॉर एग्जांपल ट्राई भी करेगी ऊपर उठने का, तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसकी ऑलरेडी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमने क्या बोला था कि क्लाउड फॉर्मेशन होने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो एयर की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, अपवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तभी जाके रेनफॉल आएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पे हमने क्या देखा, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, डाउनवर्ड मूवमेंट में करेगी। डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या होगा, एक प्रकार से क्लियर स्काई होगा, और क्लियर स्काई होगा तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर की कौन सी कंडीशन होगी, स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पे भी टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होगा ना, वहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कंडीशन, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी प्रिवेंट द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर, डिस्करेज रेनफॉल, वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होगा, ठीक है। और कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की मैं बात करूँ तो आप सोच करके बताओ, वहाँ पे लो टेम्परेचर होगा या फिर हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर एनीवन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, और प्रेशर कौन सा होगा, लो टेम्परेचर के साथ कौन सा प्रेशर वहाँ पे एसोसिएटेड, हाई प्रेशर। तो ये सब चीज़ें है ना आपको पता होनी चाहिए कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, इंस्टेबिलिटी है तो वहाँ पे क्लाउड की कंडीशन क्या होगी, स्काई कैसा होगा, टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, रेनफॉल होगा कि नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आपका पीटी या फिर मेंस का क्वेश्चन होता है उसको लिखने में आपको हेल्प करती है, ठीक है। अब आगे हमने दो चीज़ों का हमने डिफरेंस देखा था, एक था फॉग और दूसरा क्या था, फ्रॉस्ट, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि फॉग और स्मोग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फॉग एक प्रकार से प्योर कंपोनेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को आप कंडेंस होना है, ठीक है, वाटर वेपर, कंडेंसेशन मतलब क्या कि वाटर वेपर है, वो किस में ट्रांसफर होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में, उसको क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कंडेंसेशन दो चीज़ पे होता है, फॉर एग्जांपल, और इसको कंडेंसेशन होने के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ तो जो एयर का पॉकेट होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, तभी जाके फॉर एग्जांपल मॉइस्चर मतलब कि एक प्रकार से वेपर, वाटर वेपर, एक प्रकार वाटर वेपर होगा तभी जाके कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो कंडेंसेशन होने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि उसमें वाटर वेपर होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कंडेंसेशन होने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर मैटर चाहिए, कोई डस्ट पार्टिकल चाहिए, कोई ऐसी सरफेस आपके चाहिए कि
बेस पे आप जिसके ऊपर आप कंडेंसेशन हो सके, मतलब प्रोसेस कंडेंसेशन की हो सके। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई ड्रॉपलेट जो डस्ट पार्टिकल है, यदि इसके ऊपर कोई कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉग बोलेंगे। और सिमिलरली कोई ऐसा पार्टिकुलर जो पोल्यूशन का पोल्यूटेंट पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल SO2 या फिर NO2, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्मोक बोलेंगे। मतलब कि फॉग एक प्रकार से नेचुरल चीज़ है, और जो ये स्मोक हो गया ना वो एक प्रकार से पोल्यूशन है, ठीक है। फॉग का फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम गुजराती में वो संधि छोड़ना वो सब आता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉग प्लस स्मोक। स्मोक मतलब कि जो व्हीकल से जो जितना भी व्हीकुलर इमिशन होता है ना, उसमें सबसे दो मेन चीज़ कौन सी होती है वहाँ पे व्हीकल में से निकलने वाली, एक तो क्या हो गया NO2 और दूसरा SO2। दोनों चीज़ क्या होता है, पर्टिकुलर पोल्यूशन पर्टिकुलर मैटर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर फॉर एग्जांपल कोई कंडेंसेशन होगा ना, तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम, स्मोक बोलेंगे, ठीक है। इट रिड्यूस द विजिबिलिटी इन द डैम। क्या हुआ, बंद कर दो, हाँ ऐसा हो तो बंद कर दो फैन, ओके। हाँ, जो ये फॉग होता है प्योरली, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक प्रकार से विजिबिलिटी को डाउन करता है और क्रॉप को डैमेज करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल ये स्मोक है, ठीक है, ये विजिबिलिटी तो डाउन करेगा, लेकिन साथ साथ में उसका हेल्थ हजार के इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल ये NO2 है, फॉर एग्जांपल ये NO2 का पार्टिकल्स है, ठीक है। और हमने ये दूसरी चीज़ देखी थी कि जब वाटर का कंडेंसेशन होगा वाटर वेपर का, तो फिर क्या होगा, कोई वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएंगे। वाटर ड्रॉपलेट का वो क्या होता है, H2O, ठीक है। तो आग ये कौन सा एसिड बनेगा, H2NO3 बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। जैसे भी नाइट्रिक एसिड या तो हमारी स्किन पे आएगा, या तो फिर ऐसा जो हमें वाटर वेपर में होगा जो हम उसको इनहेल कर लेंगे, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, हमारे लंग्स में। और लंग्स में होगा तो वह काफ़ी सारी मतलब डेंजर हो सकता है, या तो फिर कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि जब भी स्मोक होगा ना, तो हमारे साथ उसके हेल्थ हजार्ड भी हो सकते हैं। मतलब कि जो दिल्ली में अभी हमें जो स्मोक की कंडीशन मिलती है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कोई एवरेज इंसान जो दिल्ली के बाहर उसका बर्थ होता है, और वही इंसान यदि दिल्ली में जन्मता है, तो उसके जो एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो ना, वो 3.2 ईयर्स कम हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि क्योंकि वो दिल्ली में रहेगा, दिल्ली में रहेगा। तो फिर क्या होगा कि कंटिन्यूसली उसके अंदर क्या आ जाएगा, इनहेल क्या करेगा, वो हेल्थ हजार्ड वाला जो स्मोगी कंडीशन होगी, ठीक है, रात को मतलब 24/7 वही होता है, लेकिन विंटर में वो एक प्रकार से सीवियर हो जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा लाइफ तक वो यही हेल्थ कंडीशन जो पोल्यूटेड एयर वही इनहेल करता रहेगा, तो उसकी लंग्स की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो एक प्रकार से बेडली इंजर्ड हो जाती है। तो फिर क्या होगा कि उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जनरली होनी चाहिए उससे 3.2 ईयर्स आपकी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ऑल्दो हमारे पास दिल्ली एक ऐसा कैपिटल है जो कि हमारी इकोनॉमिक नीड को हम फुलफिल करता है, लेकिन जो हमारी सोशल नीड है उसमें हम फेल हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, और ये जो स्मोक होता है ना, वो भी दो अलग अलग प्रकार के होता है, ठीक है। मतलब अलग अलग 2 टाइप के स्मोक्स पाए जाते हैं। एक को डेली स्मोक बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक बोलते हैं। अलग अलग चीज़ें, फॉर एग्जांपल एक हो गया क्लासिकल स्मोक और दूसरा हो गया फोटोकेमिकल स्मोक। अब जो क्लासिकल स्मोक होता है ना, वो कहाँ पे पाया जाता है, मोस्टली कूल ह्यूमिड क्लाइमेट। अब फॉर एग्जांपल इसको फॉर एग्जांपल आप डिवाइड करेंगे तो कूल मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, टेम्परेचर एक प्रकार से कम होगा। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कहाँ पे कम होता है, टेम्परेट रीजन या फिर पोलर रीजन में, मतलब कि अबोव द 14 डिग्री जितने भी रीजन हो गए वहाँ पे मोस्टली ये पाया जाता होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, ह्यूमिड है। ह्यूमिड का मतलब क्या होगा, वहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगा तभी जाके वहीं पे ह्यूमिड कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन कहाँ पे हमें मिलती है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे पूरा साल वहाँ पे बारिश होती हो लेकिन टेम्परेचर वहाँ पे कम होता हो। एनीवन गेस, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये आपने आई थिंक पढ़ा होगा, या तो फिर आगे क्लाइमेटिक रीजन आएगा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर, क्योंकि ब्रिटिश काफ़ी हायर लेटीट्यूड पे है, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, जनरली डाउन होगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे वेस्टर्लीज और जो टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं उसकी वजह से
पूरे साल तक एन्युअली वहाँ पे बारिश होती रहती, तो फिर क्या होगा कि रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो फिर वहाँ पे कौन सी कंडीशन आएगी, कूल ह्यूमिड क्लाइमेट की कंडीशन आएगी। और वहाँ पे जितने भी स्मोग मिलेगा वो कौन सा होगा हमें, क्लासिकल स्मोग, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, हमने ये भी पता किया कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से और ब्रिटेन से ही हुआ था। ये चीज़ याद रखना कि ये तीनों की तीनों टर्म सेम नहीं है। यूनाइटेड किंगडम बोलते हो, इंग्लैंड बोलते हो और आप ब्रिटेन बोलते हो, हर एक चीज़ सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ऑफ टॉपिक मैं आपको बता दूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, समथिंग ऐसा है, ब्रिटेन का जो आइलैंड है और उसके बगल में दूसरा वाला कंट्री कौन सा है, आयरलैंड है। आयरलैंड के कौन से दो पोर्शन है, एक है नॉर्दर्न आइलैंड और दूसरा सदर्न आइलैंड। ये सदर्न आइलैंड है ना, वो एक पूरा सोवरेन कंट्री, मतलब अलग से ही कंट्री है। जो हम जनरली आयरलैंड बोलते हैं ना, वो एक प्रकार से ये कंट्री अलग से ही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके 4 पोर्शन है, सॉरी 3 पोर्शन है। जो मेन ब्रिटेन है ना, जो हम बोलते हैं, जो हम इंग्लैंड का मैप देखते हैं, ठीक है, तो उसमें भी 3 पोर्शन है। इसको क्या बोलते हैं हम, इंग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, वेल्स। और इसको क्या बोलते हैं, स्कॉटलैंड, ठीक है। तो जनरली हम जो बोलते हैं ना कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। तो ये इंग्लैंड वाला ये सिटी, ये रीजन है, ठीक है। मतलब ऐसा मान सकते हो कि ये एक प्रकार से गुजरात हो गया इसका, ये उसका यूपी हो गया, ये उसका एमपी हो गया, मतलब जस्ट लाइक दैट कि मतलब एक पूरा कंट्री है जिसमें अलग अलग रीजन है, ठीक है। तो ये जो हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा इतना ही रीजन आता है उसमें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम की, सॉरी ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में पूरा का पूरा ये जो 3 कंट्री है, 3 जो रीजन है ना, उसको फॉर एग्जांपल हम कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा, वो एक प्रकार से ब्रिटेन बनेगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ फॉर एग्जांपल इसमें जो नॉर्दर्न आइलैंड है उसको भी हम ऐड कर देंगे तो फिर वो क्या बनेगा, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये यूके जो ब्रिटेन, हम कभी कभी देखते हैं कि कहीं पे भी उसने इंग्लैंड यूज़ कर लिया या तो फिर ब्रिटेन यूज़ कर लिया, ग्रेट ब्रिटेन यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली अलग चीज़ें, हम तो मतलब ऐसे ही डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है, मतलब उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग है। अभी जैसे ब्रिटेन अलग हुआ था यूरोपियन यूनियन से, हमें ये पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जितना रीजन है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा रीजन है ना, ये पूरा का पूरा अलग हुआ था, कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से। लेकिन अभी एक फिर से यहाँ पे क्या होता है, रेफरेंडम हुआ था कि यहाँ पे ये स्कॉटलैंड वाले जितने भी रीजन है ना, क्योंकि आप देखोगे ना यूनाइटेड किंगडम का जो ये पूरा ये वाला रीजन है ना, जो इंग्लैंड वाला रीजन, वो पूरा का पूरा एकदम इंडस्ट्रियलाइज रीजन है, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है कंपेयर टू स्कॉटलैंड। तो यहाँ पे स्कॉटलैंड में एक बार रेफरेंडम हुआ था कि हम ग्रेट ब्रिटेन से हमें अलग हो जाना है, मतलब कि हमें फिर से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना। जैसे हम गुजरात डिमांड करेगा कि हम भारत से अलग होकर फिर से गुजरात अलग कंट्री बनाना, जस्ट लाइक दैट कि वहाँ पे एक प्रकार से रेफरेंडम हुआ था, लेकिन वहाँ पे 52% पॉपुलेशन ने मना कर दिया कि हमें ग्रेट ब्रिटेन से अलग नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी कंटेम्प्रेरी मूवमेंट में चल रही थी, तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ, तो टॉपिक ये था हमारा कि जो क्लासिकल स्मोक होता है ना मोस्टली, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। तो उसको ग्रेट ब्रिटेन में सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, लंदन है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से लंदन स्मोक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जितना भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था वो किसके बेस पे था, कौन सा मिनरल उसने यूज़ किया था, कोल का यूज़ किया था, ठीक है। और कोल पे उसने क्या किया, एक प्रकार से थर्मल, कोल से क्या बनता है, आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमसे क्या चाहिए, थर्मल पावर प्लांट चाहिए। और थर्मल पावर प्लांट की सबसे बड़ी बाय प्रोडक्ट क्या होती है, पोल्यूशन, SO2 होता है, क्योंकि सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है कोल में, ठीक है। तो जैसे सल्फर को SO2 उसमें एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जितने भी एयर मॉइस्चर होगी वो कंडेंस किसके आसपास हो जाएगी, जो सल्फर के पार्टिकल्स होंगे SO2 के, उसके आसपास हो जाएगी। और यहाँ पे SO2 के आसपास जितने भी पोल्यूशन होगा और स्मोक फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्लासिकल स्मोक। अब सिमिलरली उसकी आगे देखें तो फिर दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक कौन सी रीजन में होगा, वार्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ड्राई होना चाहिए, वहाँ पे
मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, मतलब रेनफॉल कम होगा, और सनी क्लाइमेट होना चाहिए। अब जहाँ पे रेनफॉल कम होगा वहाँ पे क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन कम होगा। क्लाउड फॉर्मेशन कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टली जो सन की रेज वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे डायरेक्टली आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे सनी क्लाइमेट होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ वहाँ पे, यहाँ पे हमने जैसे देखा था कि SO2 सबसे मेन पर्टिकुलर रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक में वो कौन सा पार्टिकल होगा, NO2 होगा। और NO2 सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है, एनीवन? हमने अभी जस्ट आगे देखा था व्हीकुलर पोल्यूशन से, व्हीकल से जो इमिशन होगा वहाँ पे दो सबसे मेन पोल्यूटेंट कौन से थे, SO2 और NO2। ठीक है। और व्हीकुलर पोल्यूशन से होगा, तो जो ये हमारा दिल्ली में जो स्मोक होता है ना, वो फोटोकेमिकल स्मोक होता है, क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन ज़्यादा है। ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स टू गो टू देयर ऑफिस थ्रू हिज पर्सनल व्हीकल। पर्सनल व्हीकल से जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, NO2 का रिलीज सबसे ज़्यादा होगा। तो फिर क्या होगा कि तो ये NO2 वहाँ से सबसे पहले रिलीज होगा। ठीक है, सबसे पहले वहाँ से NO2 रिलीज होगा, और साथ साथ में जितने भी हम फॉसिल फ्यूल का क्या बोलते हैं, बर्निंग करते हैं व्हीकल से, तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का भी रिलीज होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्या मिल जाएंगे हमें, हाइड्रोकार्बन। और प्लस में तीसरी चीज़ वहाँ पे हमने क्या देखी थी, काफ़ी सारी सनलाइट होगी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या होगी, सनलाइट। ये तीनों की तीनों चीज़ें एक प्रकार से प्रोसेस करके क्या बनाएगी, PAN। PAN मतलब कि फॉर्माल्डिहाइड एंड परऑक्सिकल नाइट्रेट समथिंग, ऐसा कुछ नाम है, साइंटिफिक नाम है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ पान लिख के आ जाओगे तब भी चल जाएगा। ठीक है। तो ये जो पान होता है ना, वो एक प्रकार से H2NO3, मतलब जो हमने नाइट्रिक एसिड अभी देखा था, वो एसिडिक कंडीशन में ही होता है। तो जो हमारी स्किन पे हो गया, या तो फिर हमने सपोज इनहेल कर लिया, ठीक है, तो ये हमारी हेल्थ को काफ़ी सारा नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है। तो फिर अभी दिल्ली गवर्नमेंट है वो अभी किस पे काम करे कि अपनी जो मेट्रो है उसको हम एक्सटेंड करने पे काम करें, कि जितने भी जहाँ पे भी फॉर एग्जांपल दिल्ली का CBD हो गया, कोर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, तो उसने पूरा का पूरा एक प्रकार से नेटवर्क बना रखा कि जितनी पर्पल लाइन्स होती है, ब्लू लाइन्स होती है, ठीक है, पिंक लाइन होती है, अलग अलग लाइन होती है मेट्रो की। ठीक है। तो पूरी की पूरी मेट्रो किस पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। वहाँ पे कोई फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर क्या होगा कि जितने सारे लोग मेट्रो में ट्रैवल करेंगे, तो फिर क्या होगा, उसकी जो व्हीकल हो गए जो अपनी फॉसिल फ्यूल पेट्रोल पे चलते हैं, वो उसकी नंबर ऑफ डेंसिटी कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि NO2 का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा, और जैसे NO2 का लेवल कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि PN का जो फॉर्मेशन होना चाहिए था वो एक प्रकार से कम हो जाएगा। इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो से ट्रैवल करें, ताकि जो व्हीकुलर इमिशन होता है, ठीक है, उसे हम कम किया जा सके। ठीक है। इसमें से किसी को डाउट हो यहाँ तक तो एनीवन आस्क मी। ठीक। आगे है प्रेसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल किस कंडीशन, मतलब कहाँ कोई एक पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पे फॉर एग्जांपल रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो उसका रीज़न क्या है। कहीं पे भी रेनफॉल होता ही नहीं है, वहाँ पे डेजर्टिक कंडीशन है, तो उसकी रीज़न क्या है। तो ये सब चीज़ें हमें आगे पढ़ेंगे। अब रेनफॉल के स्टेजेस होते हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या होगा, इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन मतलब कि कोई एक वाटर बॉडी होगी, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, तो फिर क्या होगा कि जितने भी लिक्विड पार्टिकल्स है वाटर के, वो इवोपरेट करके क्या बन जाएगी, वाटर वेपर। और वाटर वेपर कहाँ पे जाएगी, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में। जैसे ही एटमॉस्फेयर में वो वाटर वेपर ऐड होगी तो उसको क्या हम बोलते हैं, हम ह्यूमिडिटी। और यहाँ पे ये ह्यूमिडिटी कंडीशन मतलब आप जैसे फील कर सकते हो, कभी रेनफॉल आया यहाँ पे भी, ठीक है, तो उसके बाद में हमें मतलब ऐसी क्या बोलते हैं, एक प्रकार से मज़ा नहीं आता, क्योंकि जहाँ पे भी रेनफॉल आएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि वाटर का कंटेंट बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या होगा कि एक प्रकार से ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। और जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी बढ़ जाते हैं तो एक प्रकार से अनप्लीजेंट कंडीशन होती है कि कभी कभी बारिश आ गई, मतलब उसके बाद में ख़त्म हो गई, तो उसके बाद में हम देखते हैं तो काफ़ी सारी स्वेटिंग होती है ऐसे ही, मतलब कुछ विंड है नहीं, मतलब ऐसे ही बैठे तो फिर भी ऐसे ही स्वेटिंग होती है। तो उसका रीज़न क्या है
ह्यूमिडिटी, जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें काफ़ी सारे वाटर मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि ह्यूमिड कंडीशन बन जाती है, और ये ह्यूमिड कंडीशन होते हैं ना एक प्रकार से अनप्लीजेंट होती है, स्वेटिंग कराती है, ठीक है। तो जैसे जो इवोपरेशन होगा, वाटर मॉइस्चर बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी। अब जैसे ह्यूमिडिटी आगे जाएगी, मतलब उसको हमने आगे देखा था, तो क्या होगा, वो अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगी, और एक ऐसा रीजन लिमिट रीजन आएगा एटमॉस्फेयर के, वहाँ पे वो क्या होगा, कंडेंसेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, और वही कंडेंसेशन से क्या होगा कि जो वाटर पार्टिकल जो वाटर वेपर में थे गैसीस्फीयर में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक प्रकार से लिक्विड में, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रेसिपिटेशन। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेज कौन सा था, इवोपरेशन था। अब इवोपरेशन से क्या होगा कि कुछ कंडीशन होनी चाहिए इवोपरेशन होने के लिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर होगा तभी इवोपरेशन होगा। जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं तो फिर क्या करते हैं, टेम्परेचर उसका हम कंटिन्यूसली बढ़ाते हैं, और उससे क्या होगा कि जो वाटर से काफ़ी ज़्यादा, जो हम मैगी में भी यूज़ करते हैं ना, कि कभी ज़्यादा पानी आ गया तो हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो क्या करेगा, एक प्रकार से बॉईल अप हो जाएगा, मतलब इवोपरेट हो जाएगा। तो मतलब कि फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि टेम्परेचर सबसे क्या मतलब ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी चेंज कंडीशन क्या, अब हमने आगे देखा था टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कंडीशन कौन सी होगी, वहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन होगी। तो दूसरी चीज़ क्या कि लो प्रेशर कंडीशन होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या, थर्ड चीज़ ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पे फास्ट मूविंग विंड से, कोई वाटर बॉडी से यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई ऐसे फास्ट मूविंग विंड जा रही है, ठीक है। तो ये विंड एक प्रकार से वाटर के साथ क्या करेगी, फ्रिक्शन पे प्रोड्यूस करेगी, और उसी फ्रिक्शन से क्या होगा, फ्रिक्शन से हीटिंग जनरेट होगी, और वही हीटिंग से क्या होगा कि हमने आगे देखा था जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ेगा तो फिर से क्या होगा, इवोपरेशन हो जाएगा। मतलब कि इवोपरेशन 3 कंडीशन में हो सकता है कि या तो फिर टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर लो हो, या तो फिर वहाँ पे ओशन सरफेस में फास्ट मूविंग विंड्स हो, ठीक है। वाटर वेपर इवोपरेटेड फ्रॉम द वाटर बॉडी, मतलब कि वाटर बॉडी का भी प्रेजेंस होना सबसे प्राइमरी कंडीशन है। इवोपरेशन एट द मॉइस्चर टू द एयर, तो यहाँ पे जितनी भी एयर का मॉइस्चर होगा वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगी, एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ाएगी, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी हमने देखा कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो उसको हम मेज़र कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रटाफिकेशन वाला है कि यहाँ पे आप समझ नहीं सकते, आपको थोड़ा सा रटा ही लगाना पड़ेगा कि 3 टाइप की ह्यूमिडिटी होती है। हमारे लिए काम की सिर्फ यही है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, वही एक काम की है। बाकी ये 2 सिर्फ हमें क्वेश्चन या फिर पीटी में क्वेश्चन आएगा, इसमें मेंस का क्वेश्चन नहीं आएगा डेफिनेटली, ठीक है। पीटी में क्वेश्चन आएगा तो इसको सिर्फ आंसर को एलिमिनेट या फिर आंसर को गेन करने के लिए सिर्फ समझना जरूरी है। जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ द वाटर, मतलब कि वाटर उसका वेट, तो वेट का मेजर क्या होता है, यूनिट का, हाँ ग्राम या फिर किलोग्राम, मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसमें किलोग्राम, मतलब किलोग्राम लिखता हूँ, और वेट ऑफ वाटर वेपर इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मॉइस्ट एयर। ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे कौन सी एयर होती है, मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट होने का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा कंपेरेटिव, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कि हमें मॉइस्ट एयर लेनी है, तो वॉल्यूम का क्या यूनिट होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होगा कि वाटर इन किलोग्राम डिवाइड बाय मॉइस्ट एयर इन मीटर क्यूब। अब तो उसको क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब सिंपली फॉर एग्जांपल हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में जाना है, तो ऊपर का कुछ चेंज नहीं करना है, जो वाटर है वेट ऑफ द वाटर इन किलोग्राम ही रखना है हमें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें मॉइस्ट एयर नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, ड्राई एयर, दैट्स इट। ड्राई एयर मतलब कि वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, सिंपल चीज़, ठीक है। अब तीसरी, ये 2 कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। तीसरी जो ये हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब फॉर एग्जांपल ये कैसे काम करते हैं ना, ये मैं बता दूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फॉर एग्जांपल ये कोई बकेट है, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी है 100 लीटर ऑफ वाटर। टोटल कैपेसिटी उसकी 100 लीटर ऑफ वाटर को उसमें हम पानी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें पानी हम काउंट करें तो यहाँ तक फॉर एग्जांपल पानी यहाँ पे उसमें हमने फिल किया है, तो वो उसकी फॉर एग्जांपल हम बिलीव करें कि उसमें 40 लीटर तक हमने पानी अभी इसमें
फील किया है, ठीक है। तो उसकी फॉर एग्जांपल हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है तो फिर क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फॉर एग्जांपल मैं RH में डिनोट करूँ तो फिर क्या होगा, ऑलरेडी कितना वाटर या फिर मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट है वो क्या कहाँ पे आएगा, अपर डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब कि 40 जितना प्रेजेंट है उसको क्या आएगा अपर डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय उसकी टोटल कैपेसिटी। तो इसका क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी क्या होगी 40%, मतलब इंटू 100 करेंगे तो फिर क्या होगा परसेंटेज में आ जाएगा, तो मतलब कि 40%। अब फॉर एग्जांपल मैं उसको और पानी थोड़ा सा ऐड करता हूं मैं उसको, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी अभी काफ़ी सारा वैक्यूम है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने टोटल कितना पानी, फॉर एग्जांपल पहले 40 था और 20 एक्स्ट्रा हमने डाल दिया, तो फिर अभी क्या होगा 60 लीटर हो जाएगा टोटल, और टोटल उसकी कैपेसिटी क्या है 100 लीटर, वो तो सेम ही रहेगी। तो फिर क्या होगा उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा 60%, मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका मतलब क्या होगा कि 60% जो बकेट है ऑलरेडी फील्ड है, मतलब कि ये हमें कैपेसिटी बताता है कि कितने और ज़्यादा हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अभी और हम कितना ऐड कर सकते हैं वाटर 40 लीटर और हम इसे ऐड कर सकते हैं ताकि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब कितनी आ जाए 100%। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने ऐड कर दिया कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक फिल कर दिया 100, मतलब पूरा का पूरा बकेट फिल कर दिया कि 100 लीटर ऑलरेडी उसमें वाटर प्रेजेंट है और उसकी कैपेसिटी भी क्या है 100 लीटर, मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी क्या हो गई 100 हो गई। तो फिर क्या होगा इससे अब इसके आगे जितना भी हम वाटर डालेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, बाहर फ्लश आउट हो जाएगा, मतलब कि जहाँ पे भी जिस, मतलब इसको फॉर एग्जाम्पल बकेट को हम एज अ एयर पैकेट मान लेते हैं, एयर का ऐसा पैकेट है, ठीक है, मतलब जिसको उसको रिप्लेस कर दो हम जस्ट बिकॉज को बकेट को एयर पैकेट से, मतलब कि अब ऐसा एयर पैकेट है जहाँ पे हम एक्स्ट्रा मॉइस्चर हम उसको ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, वो एक प्रकार से उसकी कैपेसिटी ही नहीं है उसको होल्ड करने की, तो फिर वो क्या करेगा एक प्रकार से कंडेंसेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल तब तो रेनफॉल कैसे होता है ना और रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, ये हम देखते हैं आगे। वैसे ये आपको समझने के लिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको जस्ट क्यूरियोसिटी आपकी हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसा पॉकेट है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एयर पॉकेट हम मान लेते हैं, ठीक है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर एग्जांपल 50% है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी उसकी कैपेसिटी है मॉइस्चर होल्ड करने की, तो उसने हाफ ही अपना मॉइस्चर फिल किया हुआ, मतलब कि अभी 50% उसका वैक्यूम खाली है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब जैसे जैसे ये हमने ये देखा था कि जैसे टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हॉट सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये हॉट सरफेस है, तो फिर क्या होगा कि ये ऊपर ऊपरना स्टार्ट हो जाएगा, एयर का जो पूरा का पूरा ये पैकेट है पूरा कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगा कि जैसे जैसे एयर का हीटिंग होगा तो फिर क्या होगा कि उसका वॉल्यूम कैसा होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ये उसका फॉर एग्जांपल ये पैकेट फॉर एग्जांपल पैकेट 2 हो गया या पैकेट 1, या फिर मतलब कि दूसरा चेंज, मतलब उसकी साइज़ चेंज हो गई, क्योंकि जैसे उसका हीटिंग होगा तो फिर क्या होगा उसकी साइज़ बढ़ जाएगी। लेकिन अब क्या होगा कि टेम्परेचर यहाँ पे T1 था, लेकिन हमने ट्रोपोस्फियर के लोअर ट्रोपोस्फियर में क्या देखा था कि जैसे हम ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर क्या है T2 है, और जैसे टेम्परेचर T2 आएगा तो टेम्परेचर डाउन होगा तो फिर क्या होगा। अब आगे ये चीज़ आप याद रखना कि मॉइस्चर की जो एयर पैकेट होता है ना, उसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, वो टेम्परेचर से एक प्रकार से इन्वर्सली रिलेटेड होती है। मतलब कि जैसे टेम्परेचर कम होगा तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये अपर डायरेक्शन में मूव करेगा जैसे एयर पॉकेट, ठीक है, तो फिर क्या होगा एक प्रकार से उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% थी, उसकी कैपेसिटी होल्डिंग करने की कैपेसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो फिर ये क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100% हो जाएगी इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये जो लाइन बनेगी ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यू लाइन।
क्योंकि यहाँ पे अब एयर पॉकेट की जो सेचुरेटेड लिमिट है ना वो एक प्रकार से कंप्लीट हो गई, 100% हो गई। अब इसके आगे जितनी भी हम मॉइस्चर इसमें ऐड करेंगे ना तो फिर वो क्या होगा, उसको होल्ड नहीं कर पाएगी, और जैसे होल्ड नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, वो एक प्रकार से बाहर से प्रेसिपिटेट कर देगी। जितनी भी मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसी प्रेसिपिट करेगी, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे एयर पॉकेट ड्यू लाइन से ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही कंडेंसेशन से क्या होगा कि जितनी भी एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो कहाँ पे होगा, कंडेंसेशन से बाहर होके प्रेसिपिटेशन कर जाएगा, ठीक है। मतलब जस्ट बिकॉज ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल इतना याद रखो कि कोई एक एयर पैकेट है जो डायरेक्टली क्या होगा कि हीटिंग होगा, से क्या होगा कि ऊपर डायरेक्शन में मूव करेगा, एक ऐसी लाइन आएगी उसको ड्यू लाइन बोलते हैं, कि जहाँ पे उसके आगे क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन से क्या होगा कि जितनी भी मॉइस्चर है वो कहाँ पे, लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और वही लिक्विड ड्रॉपलेट कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, तो उसको क्या हम बोलते हैं, हम प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो जो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, मतलब कि जब प्रेसिपिटेशन होगा तब कब होगा, जब उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलरेडी 100% हो। अब उसके आगे जितने भी हम मॉइस्चर डालेंगे ना तो उसको हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। मतलब प्रेसिपिटेशन होने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कोई भी एयर की 100% सेचुरेशन लेवल पे आ जानी चाहिए, ठीक है। सिर्फ यही एक इसका मेन एप्लीकेशन है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना। बाकी इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ ये मॉइस्चर एयर यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे सिर्फ ड्राई एयर याद रखो, ठीक है। हाँ, अब प्रेसिपिटेशन कैसा होता है, सिंपली सेम चीज़ है कि प्रेसिपिटेशन कब होगा, व्हेन द एयर इज सेचुरेटेड विद वाटर वेपर, मतलब कि उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। मतलब जितना पानी वो एब्जॉर्ब कर सकता है उतना ही उसके पास है, मतलब उसको अब आगे नहीं कर सकते। एनी एक्स्ट्रा एडिशन और रिजल्टेड इनटू अ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर कंटेंट इन द लेवल। मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एयर पैकेट है कि जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे हम कोई एक्स्ट्रा है उसमें डालें तो फिर क्या होगा, जितना भी पानी है उसके अंदर जिसने होल्ड करके रखा हो तो वो क्या होगा, एक प्रकार से डायरेक्टली डाउनवर्ड, सॉरी उसका क्या होगा, प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन लार्ज अमाउंट में होगा। मतलब कि डिपेंड करता है कि जिसका जो एयर पॉकेट है उसमें मॉइस्चर कंटेंट उसने कितना होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। और हॉट एयर होगी, ठीक है, सिचुएशन रिच विद मोर मॉइस्चर कंटेंट देन कोल्ड एयर। हॉट एयर होगी तो फिर क्या होगा कि उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो फिर क्या होगा कि वो ग्रेटर हाइट तक मूव करेगी, ग्रेटर हाइट तक, तो फिर क्या होगा कि वो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर ऑफ कंटेंट को एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन जैसे कोल्ड एयर होगी, फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा एयर पॉकेट है जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम है, ठीक है, तो वो ज़्यादा मूवमेंट तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो जो मॉइस्चर लेवल उसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है कोल्ड एयर में वो जनरली कम होता है कंपेयर टू हॉट एयर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगा कि रेनफॉल होने से पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लाउड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले ये भी हमने देखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं। तो ये सिंपल डायग्राम है जो टाइप्स का क्लाउड्स का आपको बनाया गया। सबसे पहले कि दो क्लासिफिकेशन होता है क्लाउड्स का, ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो उसका हाइट के बेस पे क्लासिफिकेशन होगा और दूसरा किसके बेस पे होगा, क्या उसका कौन सा उसका शेप है, ठीक है। हाइट के बेस पे फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन की बात करें ना तो सबसे पहले लो क्लाउड्स होते हैं अप टू द 200 मीटर, मतलब कि 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक जितने भी क्लाउड्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, लो क्लाउड्स बोलते हैं। उसके ऊपर तक जाएंगे मतलब कि 4000 मीटर तक तो उसको क्या बोलेंगे हम मीडियम क्लाउड्स, और उसके ऊपर जाएंगे 6000 मीटर तक तो मतलब उसको क्या बोलेंगे हम हाई क्लाउड्स बोलेंगे। लेकिन जो दूसरा उसका है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पीटी में आएगा प्रीलिम्स में, तो मेंस क्वेश्चन यही मेन क्वेश्चन यही से आएगा जो उसके शेप के बेस पे क्लासिफिकेशन है ना उस पर। तो मतलब एक एक लाइन वाली चीज़ें ये आपको याद रखनी है, उतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि जहाँ पे भी स्टेटस होगा ना तो एक प्रकार से वो लेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। देखो ये चीज़ें, ठीक है, मतलब कि स्टेटस क्लाउड होगा ना वो एक प्रकार से उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लेयर्स वाला स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक लेयर उसके ऊपर दूसरा वाला लेयर उसके ऊपर तीसरा वाला लेयर, ठीक है। तो ये स्टेटस क्लाउड लेयर ही होते हैं। दूसरी चीज़ क्यूमुलस, क्यूमुलस मतलब कि एक ऐसा क्लाउड जिसमें ना ये कॉटन बुल देखे ना आपने, कॉटन बुल्स कैसे होते हैं, ऐसे डायरेक्टली ऐसे समथिंग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये कॉटन बुल जैसा उसका शेप होता है, ऐसे ऐसे राउंड अप करके, ठीक है। तो मतलब कि जहाँ पे भी क्यूमुलस वर्ड आएगा ना तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका शेप कौन सा होगा,
एक कॉटन के वूल जैसा, ठीक है। अब थर्ड है सीरस क्लाउड। सीरस मतलब कि आपने फीदर देखा है, फीदर जो पिजन का होता है, ठीक है। वो ऐसा कैसा होता है, एकदम प्रकार से मतलब लेजी जैसा होता है, फिदरी टाइप का, ठीक है। ये देखो ये से ऐसे लाइक दैट, ठीक है। तो ये फिदरी टाइप का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, सीरस क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, या तो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि कौन सा ऐसा क्लाउड है जिसके आसपास हमें हेलो दिखने को मिलता है। हेलो मतलब कि जैसे ये सन है, ठीक है, तो उसके आसपास में ये पूरा का पूरा, फॉर एग्जांपल ये कोई भगवान हो गया, हमने गॉड का जो इमेज हम बनाते हैं उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये उसका क्या बोलते हैं, ये भगवान से फॉर एग्जांपल मान लो, तो फिर उसके आसपास में हम ये पीछे नहीं देखते कभी सीरियल्स में कि उसके आसपास पीछे वो चक्कर चल रहा होता है, वो सब चीज़ें, तो उसको क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये सन है ना, तो उसके आसपास में ये सब स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हेलो बोलते हैं। तो वो कौन सा क्लाउड में मिलता है, सीरस स्ट्रेटस क्लाउड में, मतलब जो हाई क्लाउड होगा, क्योंकि 6000 मीटर से काफ़ी हाइट पर है, तो एक प्रकार से हाई क्लाउड होगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, सीरस क्लाउड होगा, सीरस स्ट्रेटस क्लाउड होगा। अब ये भी दो कंपोनेंट से बना हुआ है, सीरस है और स्ट्रेटस है। सीरस मतलब कि एक प्रकार से फिदरी टाइप का होगा, जैसे ये ऐसा, और दूसरी चीज स्ट्रेटस मतलब कि एक प्रकार से लेयर वाली कंडीशन में होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सपोज क्वेश्चन आएगा तो यही से आएगा, वो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये हमने देखा था कि जैसे ट्रॉपिकल एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से इंटेंस हीटिंग होती है। इंटेंस हीटिंग से क्या होगा कि जितने भी एयर है वो एक प्रकार से सडनली अपवर्ड मूवमेंट करेगी, ठीक है। और अपवर्ड मूवमेंट करेगी तो उससे क्या होगा कि जितनी ऊपर तक जाएगी तो सबसे ज़्यादा वो मॉइस्चर शक करेगी। जितना ज़्यादा मॉइस्चर शक करेगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन उतना ही ज़्यादा होगा। कंडेंसेशन जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से बहुत ही डेंस क्लाउड बनेंगे, ठीक है। और वही डेंस क्लाउड क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा बारिश करेंगे। और यहाँ पे जितनी भी बारिश होगी ना, वो एक प्रकार से थंडरस्टॉर्म के साथ होगी, ठीक है, मतलब लाइटनिंग के साथ होगी, ठीक है। और ये आई थिंक आप देख सकते हो कि 6 यहाँ पे सरफेस से फॉर एग्जांपल बिलीव करें तो 6 to 7 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। मतलब उसकी जो वर्टिकल हाइट होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है बाकी सारे क्लाउड्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने की, ये मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल एरिया में, जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन होता है, वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कि कितने टाइप्स का रेनफॉल होता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी रीजन में फॉर एग्जांपल रेनफॉल हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। तो सबसे पहला है कन्वेक्टिव रेनफॉल। अब कन्वेक्टिव रेनफॉल में क्या होगा, ये यहाँ पे हॉट सरफेस है, हॉट सरफेस होगी तो वहाँ पे क्या होगा, कौन सी कंडीशन होगी, कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर क्या करेगा, ये एक प्रकार से अपनी तरफ जो एयर होगी आसपास में उसको क्या बोलेगा, एक प्रकार से अट्रैक्ट करेगा। जैसे कोई अट्रैक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल मॉइस्ट एयर है, दोनों साइड से मॉइस्ट एयर को उसने अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। मॉइस्ट एयर मतलब कि एक ऐसे एयर जहाँ पे ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट हायर है, ठीक है। अब जैसे अट्रैक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, दोनों साइड से यहाँ पे टकराओगे तो फिर क्या होगा, एडियाबेटिक रीजन से वो ऊपर अपवर्ड मूवमेंट कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हॉट सरफेस है। हॉट सरफेस क्या होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी एयर आएगी तो वो कहाँ पे जाएगी, ऊपर तक जाएगी। ऊपर जाके क्या करेगी, ये एक प्रकार से कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन से क्या होगा, फिर से प्रेसिपिटेशन होगा। मतलब कि एक प्रकार से ये पूरा का पूरा ऐसा साइकिल बन जाएगा, फिर से यहाँ पे टेम्परेचर रेनफॉल आएगा ऐसे करके, तो एक प्रकार से कन्वेक्टिव सेल बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। और ये पर्टिकुलरली किस रीजन में पाया जाएगा कन्वेक्टिव रेनफॉल, जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में, जहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से, क्योंकि इसकी प्राइमरी कंडीशन क्या है, हॉट सरफेस प्रेजेंट होनी चाहिए। और जहाँ सबसे हॉट प्रेजेंट सरफेस के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। और टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, हमें इक्वेटोरियल रीजन पे मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल दूसरी कंडीशन में हम फॉर एग्जांपल देखेंगे कि उसको क्या बोलते हैं हम, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब कि फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, माउंटेन से फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया, ये ओशन हो गया और ये माउंटेन हो गया।
जैसे कोई विंड होगा ये यहाँ से पास होगा तो फिर क्या करेगा, ओशन में से मॉइस्चर जितनी भी होगी उसको क्या करेगा, सक कर लेगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ से वो डायरेक्टली इस डायरेक्शन में आएगा। अब आगे तो जा नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा, उसका फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट होगा। अपलिफ्टमेंट होगा तो फिर क्या होगा, उसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ड्यू लाइन है तो फिर क्या होगा, उसके आगे जैसे उसके ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या चीज़ चालू हो जाएगी, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। और वही क्लाउड फॉर्मेशन से क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल कंडीशन आएगी। ठीक है, मतलब कि जितना भी रेनफॉल होगा ना वो यहीं पे पूरा का पूरा क्लाउड बन के रेनफॉल हो जाएगा। अब जैसे ये एयर यहाँ पे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे वो नीचे डिसेंड कर जाएगी क्योंकि उसके अब नीचे जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई उसको क्या बोलते हैं, बैरियर है नहीं। अब जितना भी मॉइस्चर था वो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रेसिपिटेट कर दिया। जितना भी मॉइस्चर उसने सक किया था उतना तो प्रेसिपिटेट हो गया, लेकिन जैसे एयर यहाँ पे आ गया तो एक प्रकार से वो क्या बन जाएगी, ड्राई बन जाएगी। उस पर पास खुद का कोई मॉइस्चर है नहीं। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा माउंटेन होगा कि जहाँ पे वो ओशन के पास में है, तो आपको ये बताना कि इंडिया में कहाँ पे होगा ये कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन है जो ओशन के बहुत ही पास में है। ठीक है, तो उसके जो ईस्ट साइड होगी वहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से बहुत ही हैवी बारिश होगी, हैवी रेनफॉल होगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, विंडवर्ड साइड बोलते हैं। ठीक है, और जो ऐसी माउंटेन की सब दूसरी साइड चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से कोई बारिश ही नहीं होगी, मतलब बहुत ही जूझ प्रकार में बारिश होगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीवर्ड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये कंडीशन हमें कहाँ पे मिलेगी, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में फॉर एग्जाम्पल ये रीजन हो गया तमिलनाडु गोवा वाला, सॉरी कर्नाटका गोवा वाला रीजन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा बारिश होती। लेकिन ये फॉर एग्जाम्पल ये वाला रीजन हम देखें तो यहाँ पे कौन सा आएगा, विदर्भा वाला रीजन, मराठा वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रकार से बारिश बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जनरली वहाँ पे जो फार्म सुसाइड मिलते हैं, फार्म सुसाइड जो देखने को मिलते हैं, तो उसका प्राइमरी रीजन ये है क्योंकि वहाँ पे वेस्टर्न घाट है। वैसे इसे डायग्राम आपको बना के आना है वैसा। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा टाइप्स ऑफ द रेनफॉल है साइक्लोनिक रेनफॉल, मतलब कि जो रेनफॉल जो साइक्लोन की कंडीशन से आता है। अब साइक्लोन आपको सिंपली एक मैं बता दूं कि एक प्रकार से लो प्रेशर कंडीशन होती है और कहाँ पे फॉर्म होगा, ओशन सरफेस पे। अब जैसे लो प्रेशर कंडीशन होगी तो फिर क्या होगा, एक प्रकार से वो जो विंड होगी, मॉइस्चर लेडन विंड होगी, तो उसको क्या करेगा, एक प्रकार से दोनों साइड से अट्रैक्ट करेगा और वही अट्रैक्ट से क्या होगा, एक प्रकार से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। लेकिन जहाँ पे ओशन सरफेस होगी ना वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स काम करता है। ठीक है, तो इसकी जो मोशन होती है ना एक प्रकार से सर्कुलर ऐसे बन जाती है, ऐसे मूव अपर जाते हुए। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि एक सर्कुलेटरी मोशन ऐसे बन जाएगी। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ड्यू लेवल आ जाएगा उसका, ड्यू लाइन। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा फिर से, तो फिर से रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाए। और जैसे ये जो पूरा का साइक्लोनिक स्ट्रक्चर है वो लैंड पे एंटर करेगा तो फिर वो क्या होगा कि जितनी भी यहाँ पे जो क्लाउड्स होगा ना उसको साथ में ड्रैग करेगा। तो जितने भी यहाँ पे क्लाउड्स है, फॉर एग्जांपल ये लैंड पे आएगा तो फिर क्लाउड्स भी लैंड पे आएंगे, तो फिर कितना भी रेनफॉल होगा ना वो कहाँ पे होगा, लैंड सरफेस पे होगा। ठीक है, तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल हो गया। और दूसरी चीज़ हो गया क्या होगा कि फ्रंटल रेनफॉल। फॉर एग्जांपल अभी आगे हम देखेंगे कि एयर मास क्या होता है। दो अलग अलग एयर मास होते हैं, एक प्रकार से कोल्ड एयर मास या तो फिर वार्म एयर मास, मतलब उसका टेम्परेचर क्या है ना उस पर हम एक ऐसा बहुत ही बड़ा एयर का पॉकेट जहाँ पे वो 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तक वो स्प्रेड है। ठीक है, और प्लस में उसका जो टेम्परेचर होगा वो एक प्रकार से यूनिफॉर्म होगा हॉरिजॉन्टली, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एयर मासिस बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर कम है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोल्ड एयर मास बोलेंगे। और उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, वार्म एयर मास बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये दो एयर मास है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब दोनों में से मैं किस में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा, वार्म में होगा। सिंपल चीज़ है, क्योंकि वार्म होगा वहाँ पे क्या होगा, इवोपरेशन होगा और वहीं पे उससे क्या मिलेगा, हमें वाटर मॉइस्चर का कंटेंट मिल जाएगा। मतलब कि ये फॉर एग्जांपल ये जो रेड वाला जोन है ना ये वार्म एयर मास है, मतलब कि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा। और ये कोल्ड है तो एक प्रकार से क्या होगा, ड्राई होगा, कोल्ड एंड ड्राई होगा। अब दूसरी चीज़ ये बताओ, अब दोनों एक ही साइड में मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को अपलिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा अपलिफ्टमेंट होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी
कम है, डेंसिटी कम है वार्म एयर मास की, और कोल्ड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वार्म एयर मास उसके पास मॉइस्चर भी है, दूसरा वो अपलिफ्ट भी करेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, जैसे मॉइस्चर लेडन कोई भी एयर होगी वो अपलिफ्ट होगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से क्या होगा, फिर से प्रेसिपिटेशन आएगा। तो जो ऐसी कंडीशन होगी यहाँ पे, जो ये जिस एरिया में वो मिलते हैं ना, ये फॉर एग्जांपल ये एरिया होगा कि जहाँ पे कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रंट। ये आगे आई थिंक डिटेल में आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। और फ्रंट के रीजन में जो रेनफॉल होगा उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है। तो ये रेनफॉल कंप्लीट होगा। किसी को क्वेश्चन, डाउट? क्लाउड बर्स्ट एक्चुअली ऐसा होता है कि जो माउंटेन कंडीशन होती है ना, फॉर एग्जाम्पल हिमालय में जनरली क्लाउड बर्स्ट होते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी पैरेलल माउंटेन चेंज आई है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा जो एयर का पैकेट है जो इसके अंदर आ गया, जिसके पास बहुत सारी मॉइस्चर है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एक प्रकार से मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे अब ये फॉर एग्जांपल हम ये क्या होगा, हमारे इंडियन प्लेन्स है। अब उसके आगे जाएंगे तो फिर ये कौन सा आएगा, शिवालिक आएगा, उसकी हाइट थोड़ी सी कम है, ठीक है। अब ये जाएगा तो फिर क्या आ गया, मिडिल हिमालय आएगा, मिडल HM मतलब हिमालय। और ये कौन सा होगा, ग्रेट हिमालय होगा, ग्रेट हिमालय, ओके। ग्रेट हिमालय की हाइट सबसे ज़्यादा है, उससे कम कौन सी है, मिडिल हिमालय की, और उससे कम कौन सी है, शिवालिक। और प्लेन तो एकदम प्रकार से क्लियरली फ्लैट रीजन है। अब जैसे कोई एयर पॉकेट है वही यहाँ पे आएगा, ठीक है, मूवमेंट करता करता। तो एक प्रकार से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया तो वो क्या होगा कि यहाँ पे जो ग्रेट हिमालय है ना, जो इंडिया की साइड पे, एक प्रकार से उसका स्लोप है ना बहुत ही स्टीप है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और एक मैं बताऊँ आपको, फॉर एग्जांपल ये तिब्बत वाला रीजन हो गया और ये इंडिया वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रेट हिमालय है ना, उसकी हाइट समथिंग लाइक ऐसी है, ठीक। जो हमारी साइड पे उसका जो स्लोप है ना एक प्रकार से बहुत ही स्टीप साइड है, जबकि जो तिब्बत वाला रीजन है वहाँ पे एक प्रकार से जेंटल स्लोप है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि एक प्रकार से जैसे एयर पॉकेट यहाँ पे आएगा तो फिर क्या होगा, एक प्रकार से उसका स्टीप अपलिफ्टमेंट होगा। स्टीप अपलिफ्टमेंट से हो क्या होगा कि जितनी भी मॉइस्चर है ना वो एक प्रकार से सडनली उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। सडन कंडेंसेशन से क्या होगा कि उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी क्लाउड की होगी नहीं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जितना भी मॉइस्चर है वो क्या होगा, एक प्रकार से सडन रेनफॉल हो जाएगा। तो वो उसी रेनफॉल को क्या हम बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में वैलीज हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे माउंटेन जो स्लोप होते हैं वहाँ पे सडन बारिश से क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं हमने, ठीक है, वहाँ पे क्या कंडीशन, फ्लडिंग कंडीशन आ जाएगी, जो केदारनाथ में हुआ था, अभी 2020 में भी हुआ था, ठीक है। तो उसका प्राइमरी रीज़न क्या है कि जो हिमालय का जो स्ट्रक्चर है ना उसका स्लोप है एक प्रकार से बहुत ही स्टीप है। तो क्या होगा कि सडन मूवमेंट का सडन कंडेंसेशन होगा, उसी हिसाब से वहाँ पे क्लाउड्स बर्स्ट मोस्टली होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी आ सकता है कि वेस्टर्न घाट में क्यों नहीं होते, क्योंकि पहली बात तो वेस्टर्न घाट की उतनी हाइट नहीं है, ठीक है, कंपेरेटिवली हिमालय जितनी। दूसरी चीज़ के जो वेस्टर्न घाट है ना उसका स्लोप है ना वो जेंटल है, जबकि जब ग्रेट हिमालय का हम स्लोप देखें तो एक प्रकार से क्या है, काफ़ी स्टीप है। इसी दो रीज़न के वजह से हमें हिमालय में क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलते हैं, कंपेरेटिवली वेस्टर्न घाट में हमें नहीं मिलते हैं। एनीवन एल्स? तो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने जाने है कि जो प्रेशर सिस्टम होता है कि लो प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर हो गया, तो कैसे डेवलप होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सन की मूवमेंट के साथ उसका क्या रिलेशन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जितनी भी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होती है, ठीक है, उसमें प्रेशर सिस्टम कैसे काम करता है। मतलब लो प्रेशर कहाँ पे भी होगा तो उससे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो जनरली अर्थ को है ना, हम जनरली ऐसा बिलीव करते हैं कि वो
4 प्रेशर सेल्स में डिवाइडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अर्थ का एक 1/4 स्पाइस है, ऐसा मान लो कि फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। अब ये हमने आगे देखा था कि जैसे इक्वेटर होगा वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। हाई होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एयर राइज करेगी, तो यहाँ पे नीचे कौन सा टेम्परेचर बनेगा। अरे आज ये समझ में आया ना ये कैसे अर्थ है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे एयर ऊपर जाएगी तो वहाँ पे क्या कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, डेंसिटी एक प्रकार से ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर के ऊपर हमने क्या देखा था, वहाँ पे कौन सा होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, पहले जनरली ऐसा बिलीव था कि वहाँ पे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हाई प्रेशर होगा तो फिर क्या होगा, उसकी लिमिट आ जाएगी कि वहाँ पे उससे आगे नहीं जा सकती है एयर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो दोनों साइड पे डाइवर्स करना स्टार्ट कर देगी। डाइवर्स करके करके कहाँ पे आएगी, डायरेक्टली पोलर एरिया पे आएगी। पोलर एरिया पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत ही टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पे नीचे कौन सी कंडीशन होगी, हाई प्रेशर कंडीशन होगी। और हाई प्रेशर कंडीशन में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे वर्टिकल एयर होती है वो कहाँ पे करेगी, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, नीचे आएगी, डाउनवर्ड मूवमेंट आएगी। तो मतलब कि ये ऊपर वाली मूव डाउनवर्ड आएगी। और हॉरिजॉन्टली क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, तो वहाँ पे जो एयर मूवमेंट हो आउटसाइड मूवमेंट में मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एयर कहाँ पे आएगी, डायरेक्टली ऐसे आएगी। मतलब कि पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि जितने भी जो अर्थ का सर्कुलेशन है ना वो एक ही सेल में होता है। फॉर एग्जांपल अब उसको हम रेप्लिकेट कर दें, फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी अर्थ हो गई। ठीक है, और ये 0 डिग्री हो गया। तो ये हमने क्या देखा था कि फॉर एग्जांपल यहाँ से एयर ऊपर जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ से डाइवर्ज करके, यहाँ से डाइवर्ज करके पोलर एरिया में फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट कर जाएगी, फिर से यहाँ पे मतलब दोनों डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे ऐसे करके फिर से यहाँ पे कर जाएगी। अब सेम वे इधर होगा, इधर जाएगी, ऐसे करके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक ये 4 सेल है जो एक प्रकार से सिमिलर सेल है, मतलब कि एक ही मैकेनिज्म के साथ ये डेवलप होते हैं। तो जनरली जो हम एग्जाम में सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें ड्रॉ करना रहेगा ना, तो कोई एक ही सेल यहाँ पे ड्रॉ करो। मैंने जी इतना ही पोर्शन लेके ड्रॉ किया था। ठीक है, मतलब चारों की चारों चीज़ें आपको याद रखनी, मतलब सेल प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेल्युलर थियोरी बोलते हैं। कि मतलब कि पहले ऐसा बिलीव किया जाता कि जो अर्थ होती है ना उसमें एक ही सेल होता है। ठीक है, हेली ने ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है, एक ही सेल वाला। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है कि जनरली ऐसा नहीं होता है। अब रीज़न क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक्चुअल में कैसा होता है, तो ये भी हमें देखना ज़रूरत है कि प्रेजेंट में कैसा होता है। ठीक है, ये अर्थ सरफेस हो गया, मतलब कि 1/4 पोर्शन हो गया उसका। ठीक है, अब यहाँ से एयर जाएगी, ऊपर उठेगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 0 डिग्री मान लूँ, यहाँ पे 30 डिग्री मान लूँ, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एयर ऊपर मूवमेंट करेगी तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। अब जैसे ऊपर जाएगी तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। ठीक है, अब क्या करेगी कि यहाँ पे जो दोनों साइड अब आगे तो जा नहीं सकती यार, तो फिर क्या करेगा वो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट स्टार्ट करेगी। एक डायरेक्शन में इसमें जाएगी और एक कहाँ पे जाएगी, इसी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन क्या होता है कि 30 डिग्री आते तक यहाँ पे जो ये प्रोसेस होगी ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेडिएटिव कूलिंग। वो एक प्रकार से क्या करेगी, कंटिन्यूसली मूवमेंट के साथ अपनी हीट लूज करेगी, और लूज करेगी तो उसका क्या होगा कि वो एक प्रकार से कूलिंग हो जाएगी। और कूलिंग होने से क्या होगा कि एक प्रकार से जो हम पहले बिलीव करते थे कि वो मूवमेंट करके यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जनरली ऐसा था नहीं। वो कहाँ पे सिंक कर जाएगी, डायरेक्टली 30 डिग्री आते आते वहाँ पे सिंक कर जाएगी, क्योंकि कूलिंग हो जाएगी तो क्या होगा कि उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। और डेंसिटी बढ़ जाएगा तो हमने क्या देखा था कि वो कहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, और डाउनवर्ड मूव करके वहाँ पे कहाँ पे सिंक हो जाएगी, यहाँ पे 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पे नीचे करेगी, जहाँ पे भी एयर सिंक करती है वर्टिकली, तो वहाँ पे कौन सा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा और ऊपर कौन सा प्रेशर बनेगा,
लो प्रेशर बनेगा। अब सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल पोलर एरिया में देखें तो पोलर एरिया में टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट यहाँ पे कोई एयर होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी, हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड मूवमेंट में जाएगी। तो यहाँ से जाके ये इधर आएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाई प्रेशर है, तो सिमिलरली हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कैसे होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब कि ये जो एयर है यहाँ पे जितनी आएगी अपवर्ड डायरेक्शन से, और दो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। एक तो कहाँ पे जाएगी 0 डिग्री मतलब इक्वेटर साइड, और दूसरी कहाँ पे जाएगी, इस साइड जाएगी। अब 60 डिग्री पे क्या होगा कि जो पोलर एरिया से जो ये एयर आ रही है, सॉरी पोलर एरिया से जो ये एयर आ रही है, और दूसरी चीज़ के जो हाई प्रेशर एरिया से 30 डिग्री की साइड से ये एयर आ रही है, ठीक है। दोनों एक प्रकार से कहाँ पे मर्ज होगी, 60 डिग्री पे मर्ज होगी। और दोनों जैसे मर्ज होगी तो फिर क्या होगा, अब दोनों एक ही साथ में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, मतलब उसका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। अपलिफ्टमेंट कहाँ तक होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ अप टू सर्टेन लेवल तक अब उसका अपलिफ्टमेंट होगा, उसके आगे अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाएगी। तो फिर क्या होगा कि फिर से वो दोनों डायरेक्शन में डाइवर्स हो जाएगी। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे भी यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे जहाँ पे भी एयर वर्टिकली मूव करेगी तो वहाँ पे नीचे कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पे एयर वर्टिकली मूव कर रही है तो उसका वहाँ पे नीचे कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, और उसके ऊपर हाई प्रेशर बनेगा। और यहाँ पे सिंपली जो एयर यहाँ पे हाई प्रेशर होगी वो हॉरिजॉन्टली किस डायरेक्शन में जाएगी, आउटवर्ड मूवमेंट करेगी। तो फिर से वो यहाँ पे जाके कहाँ पे आएगी, डायरेक्शन यहाँ पे पोल में जाके सिंक हो जाएगी। मतलब कि हमने क्या देखा था कि इनिशियली एक ही सेल बनता है, लेकिन एक्चुअली अब प्रेजेंटली हम देखें तो हमें कौन सा 3 सेल बनते हैं। एक ये सेल हो गया, एक दूसरा ये सेल हो गया, और तीसरा ये सेल हो गया, ठीक है। तीनों सेल के नाम अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेल की बात करूँ तो इसको क्या बोलते हैं हम, हेली सेल बोलते हैं। दूसरा इसको क्या बोलते हैं हम, फेरल सेल। और तो इसको क्या बोलते हैं हम, पोलर सेल, ठीक है। ये जो ट्राई सेल्यूलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी किस डायरेक्शन में जनरली होता है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये तो हमने अर्थ का एक पोर्शन देखा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी इक्वेटर का जो रीजन होगा 0 डिग्री के आसपास में, वहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। जितने भी 30 डिग्री होगा अर्थ के दोनों साइड पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। सिमिलरली 60 डिग्री में जाएंगे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे कौन सा प्रेशर मिलेगा हमें, लो प्रेशर मिलेगा। और 90 डिग्री पे हाई प्रेशर मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा हमें बेल्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस बेल्ट का हमें क्या नाम देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लो प्रेशर है और इक्वेटोरियल रीजन है, तो उसको क्या बोले, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 30 डिग्री में जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर बेल्ट है। तो वहाँ इसको क्या बोलेंगे हम, हाई प्रेशर बेल्ट, सॉरी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 60 डिग्री में जाएंगे, वहाँ पे कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर है, ठीक है। तो लेकिन इसको क्या बोलेंगे, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और जबकि 90 डिग्री में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, एक प्रकार से हाई प्रेशर है, तो उसको क्या बोलेंगे, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ना, एक प्रकार से 4 अलग अलग लेयर में डिवाइडेड, मतलब कि एक क्या होगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सेकंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। जो जनरली हमें पोलर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 अलग अलग प्रेशर बेल्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करें तो एंटायर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 4 लार्ज प्रेशर बेल्ट्स, जो हमने आगे देखा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, वो सब चीज़ें। इन रियलिटी दिस बेल्ट आर नॉट कंटिन्यूस बट द पॉकेट ऑफ द लो एंड हाई प्रेशर बेल्ट। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या देखा, ये फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला, इसके इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोला। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जनरली यहाँ पे जितने भी रीजन होंगे वहाँ पे कौन सा रीजन प्रेशर होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे ये इतना कंटिन्यूसली नहीं होते। ये फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस हो गई, यहाँ पे
0 डिग्री फॉर एग्जांपल हम बिलीव करें, तो ये जो लो प्रेशर सिस्टम होगा ना, जस्ट लाइक ऐसा, समथिंग लाइक ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाई प्रेशर का बेल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर मिल जाएगा, लो प्रेशर मिल जाएगा, लो प्रेशर मिल जाएगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस बेल्ट होता है ना, उसमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कंटिन्यूसली हमें अलग अलग पॉकेट्स मिलते हैं, ठीक है। वो कंटिन्यूसली लीनियर डायरेक्शन में नहीं होता है। जो प्रेशर कंडीशन, ये जो जितने भी प्रेशर बेल्ट्स हमने देखे उसको हम दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा होता है, थर्मली इंड्यूस, और दूसरा कौन सा होता है, डायनेमिकली इंड्यूस। थर्मली इंड्यूस मतलब कि जो वहाँ पे प्रेशर बेल्ट ओरिजिनेट हुआ तो उसका कोई रीज़न फॉर एग्जांपल टेम्परेचर से रिलेटेड है तो उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मली इंड्यूस। और कोई एयर की मूवमेंट से रिलेटेड है तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायनेमिकली इंड्यूस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो रीजन बना था ना, ये सबसे पहले ओरिजिन जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, तो उसका सबसे पहला प्राइम रीजन क्या था कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है वो कौन सा है, थर्मली इंड्यूस्ड है, ठीक है। दूसरी सिमिलरली जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ था कि वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर से क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम होती थी, इसलिए यहाँ पे जो ये बेल्ट हुआ था पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, तो वो किस वजह से ओरिजिनेट हुआ था कि वहाँ पे टेम्परेचर डाउन है, मतलब कि थर्मली इंड्यूस था। तो मतलब कि जो दो बेल्ट होते हैं ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, वो क्या होते हैं कि थर्मली इंड्यूस्ड होते हैं। लेकिन जो बाकी के दो प्रेशर बेल्ट होते हैं ना, कि यहाँ पे ये प्रकार से क्या कूलिंग हो गई तो फिर क्या होगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई, डेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब क्या, उसको डाउनवर्ड मूवमेंट करना पड़ा एयर का, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें हाई प्रेशर बेल्ट मिला था, ठीक है। और सिमिलरली ये जो बेल्ट था वो किस लिए ओरिजिनेट हुआ था कि यहाँ पे जो दो एयर मूवमेंट थी वो एक प्रकार से कन्वर्ज कर रही थी, तो फिर क्या होगा कि दोनों को अपवर्ड मूवमेंट करना पड़ेगा, मतलब फोर्सफुली, ठीक है। तो मतलब कि ये जो दो बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, वो किस डायरेक्शन किसके लिए वो ओरिजिनेट होते हैं, तो उसका रीज़न क्या था, एयर की मूवमेंट की वजह से था। तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायनेमिकली इंड्यूस्ड। मतलब कि ये जो अपर वाला और लोअर वाला जितने भी प्रेशर बेल्ट है ना, वो क्या थर्मली इंड्यूस्ड है, और ये बाकी का दो कौन सा है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड, ठीक है। थर्मली इंड्यूस्ड मतलब कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन होगी, और दूसरी चीज़ क्या होगी, जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन होगी। ये हमने देखा तो ये कंडीशन हमें कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर कंडीशन होगी, वहाँ पे कौन सा बेल्ट रहेगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट रहेगा। और सिमिलरली जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा और वहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो वहाँ पे कौन सा बेल्ट हमें ओरिजिनेट मिलेगा, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। सिमिलरली जो डायनेमिक रीजन होता है, जहाँ पे भी एयर राइज करेगी, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा नीचे बेल्ट बनेगा, लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। और जहाँ पे एयर डिसेंड करेगी तो वहाँ पे कौन सा रीजन बनेगा, हाई प्रेशर बेल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये चार सिस्टम हो गई, जनरली यही है। ये पूरा का पूरा रीजन है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। जहाँ पे 30 डिग्री में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। 60 डिग्री में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे पोलर रीजन में आएंगे तो फिर क्या होगा, पोलर हाई और पोलर हाई रीजन बेल्ट, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि दोनों इक्वेटर के दोनों की साइड है ना, नदर्न और सदर्न साइड पे दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है, सेम टू सेम 4 बेल्ट्स होते हैं, सिमिलरली है। हाँ, अब ये देखते हैं कि कैसे उसका ओरिजिन होता है। वैसे हमने देख लिया, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इक्वेटोरियल रीजन है, वहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से डायरेक्टली हीटिंग होगा तो फिर क्या होगा कि जितनी भी एयर है उसका अपवर्ड मूवमेंट होगा, यहाँ पे कूलिंग होगा, यहाँ पे दोनों साइड से डाइवर्जेंस हो जाएगा, एक प्रकार से डाउनवर्ड, मतलब कि पूरा पूरा यहाँ पे एक पूरा सेल बन जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। उसी सेल को हम क्या बोलते हैं, हेडली सेल। मतलब हेडली ने सबसे फर्स्ट टाइम उसको आइडेंटिफाई किया तो उसको क्या बोलेंगे, हम हेडली सेल बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस हो गई और ये हमारा 0 डिग्री हो गया। अब दोनों साइड से एयर आएगी इधर, ठीक है। अब दोनों साइड से यहाँ पे हॉट सरफेस है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में उसका मूवमेंट करेगा, सर्टेन हाइट तक वो मूवमेंट करेगा, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, ऐसे आएगा।
तो ये पूरा सेल बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, हेडली सेल। अब उसके कुछ अलग अलग नाम्स दिए, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना उसको नाम दिए। तो फॉर एग्जांपल ये जो लोअर मोस्ट रीजन है, जो दोनों जो सरफेस पे मूव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड विंड्स। ठीक है, इस साइड भी होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड विंड्स। ठीक है, अब जो ये ऊपर वाला कंपोनेंट है जो ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डोलड्रम्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या कि यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन मिलेगा तो फिर क्या होगा कि दोनों साइड अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है विंड्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रेड विंड्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपर एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे उसकी विंड की डायरेक्शन क्या है, उसकी ऑपोजिट है ट्रेड विंड से। तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे एंटी ट्रेड विंड्स। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट है जो हेडली सेल का है ना, वो आपको याद रखने हैं कि जो अर्थ सरफेस पे टुवर्ड द इक्वेटर जो विंड की मूवमेंट हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड विंड्स। जो वर्टिकल मूवमेंट होगी उसको क्या बोलते हैं हम, डोलड्रम्स। और दूसरी चीज़ क्या कि जो अपर एटमॉस्फेयर है, हायर एटमॉस्फेयर में जहाँ पे जो एयर हो एक प्रकार से डाइवर्ज कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक कांस्टेंट या इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट कैसे जनरेट होगा कि कांस्टेंट इंसोलेशन आएगा। इंसोलेशन के मतलब हमने आगे देखा था कि सन की जितनी भी एनर्जीज आती है, सन रेज, उसको क्या बोलते हैं हम, जियोग्राफिकल टर्म्स में इंसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, एयर गेट्स जितनी भी एयर होगी वो एक प्रकार से क्या होगी, वार्म हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, वो अपवर्ड मूवमेंट करेगी, नीचे लो प्रेशर कंडीशन बन जाएगी। जैसे अपवर्ड मूवमेंट होगी तो वहाँ पे क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी। और क्या होगा कि वहाँ पे ईच एंड एवरी डे वहाँ पे जो इवनिंग होगी नहीं, वहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल जनरेट हो जाएगा। और वहाँ पे हमने आगे देखा था कि कौन से क्लाउड्स वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, इक्वेटोरियल रीजन में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ के कौन से टाइप का रेनफॉल होगा, कन्वेक्टिव रेनफॉल होगा, पूरा का पूरा एक प्रकार से सेल बनेगा। ठीक है, 0 से 30 डिग्री तक। और ये जो विंड होती है ना, उसको क्या हमने बोला था कि जो सरफेस पे विंड आती है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड विंड्स। ठीक है, और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज क्यों बोलते हैं, अब जो जितने भी विंड्स होती है ना, उसको ईस्टर्ली बोल लो, वेस्टर्ली बोल लो, तो उसको नाम कैसे हम डिसाइड करते हैं कि उसको ईस्टर्ली बोलेंगे या फिर वेस्टर्ली। तो उसको देखना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये विंड इसी डायरेक्शन में ये से जा रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, इसी डायरेक्शन में, तो ये उसका ईस्ट हो गया और ये उसका वेस्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस डायरेक्शन से ओरिजिनेट होते हैं ना, इससे फ़र्क पड़ता है, मतलब उसका नाम आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन ईस्ट में से ओरिजिनेट होती है, तो उसको क्या हम नाम बोलेंगे, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। ट्रॉपिकल क्यों, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। ठीक है, सिमिलरली हाँ, ये भी हमने देख लिया कि वहाँ पे जो पूरा का जो वर्टिकल रीजन होता है, वर्टिकल ये सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं, डोलड्रम्स बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लाइट एंड फीडिबल विंड्स, काम रीजन है, एक प्रकार से काम रीजन होता है, मतलब कि विंड की इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब नेक्स्ट सेल देखें, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मतलब कि यहाँ पे जो 30 डिग्री वाला जो दोनों लेटीट्यूड पे रीजन होता है ना, उसको हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, द एयर अबाउट द इक्वेटर मूव्स टुवर्ड्स द पोल बट इट कोरियोलिस फॉर पेच गेट डिफ्लेक्टेड। मतलब कि जैसे जैसे यहाँ पे एयर थी ना, वो एक प्रकार से अपवर्ड मूवमेंट करेगी, और वो कहाँ पे ट्राई करने की जाए करेगी, वो कहाँ पे जाने की ट्राई करेगी, टुवर्ड्स द पोल। लेकिन यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स होगा ना, वो क्या करेगा, एक प्रकार से डिफ्लेक्ट कर देगा। डिफ्लेक्शन से क्या होगा, द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द जो एयर का पाथ होगा ना, वो एक प्रकार से इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जो उसकी एनर्जी है ना, वो एक प्रकार से लूज कर देगी। एनर्जी लूज करेगी तो क्या होगा, वो उसका रेडिएटिव कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा। कूलिंग स्टार्ट होने से क्या होगा कि एक प्रकार से उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जहाँ पे भी मूव करेगी तो वहाँ पे सरफेस पे कौन सा प्रेशर बनाएगी, हाई प्रेशर कंडीशन बनाएगी। और ये पूरा का पूरा हमें बेल्ट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट। और सब ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब 30 डिग्री में मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जहाँ पे भी डिसेंड करेगी वहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। दूसरी चीज़ क्या होता है कि डायनेमिकली इंड्यूस है, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर का इतना रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रीजन बना ये डेंसिटी की वजह से बना, कि डेंसिटी बढ़ गई, इसी हिसाब से उसका डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो उसका सबसे पहले क्या बोलता है कि उसको डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। ठीक है, और उसको दूसरी चीज़ क्या होगी, इनफॉर्मली उसको हॉर्स लेटीट्यूड भी बोलते हैं।
अब हॉर्स लॉटिट्यूड इसलिए यहाँ पे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई सीलिंग कर रहा था एंशिएंट टाइम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई बोट लेके जा रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन तो फिर क्या हुआ था कि यहाँ पे जैसे हाई प्रेशर कंडीशन में आएगा ना, तो यहाँ पे एक प्रकार से हमने ये देखा था, ये फॉर एग्जांपल 30 डिग्री बिलीव कर लेते हैं, यहाँ पे एयर कहाँ पे मूव करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और यहाँ से क्या दोनों की साइड से ऑन द सरफेस वो क्या करेगी, डाइवर्स कर जाएगी। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स होते हैं ना, जैसे वो 30 डिग्री के आसपास आते हैं ना, तो फिर फॉर एग्जांपल ये मूव की फॉर एग्जांपल कोई शिप इस साइड से उस साइड जा रही है, इस साइड से, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो विंड की डायरेक्शन की है क्या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। जो शिप की जो मूवमेंट की स्पीड्स होती है ना, वो एक बार से बहुत ही स्लो हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अपने हॉर्स जो उस टाइम पे हॉर्स का ट्रेडिंग होता था, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं कि जो अपनी शिप में जितने भी हॉर्स थे ना, उसको थ्रो कर देते थे जो ओशन होता है ना उसमें जिंदा ही, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि उसको मतलब इनफेमसली उसको बोल दिया कि जितने भी हॉर्स किलिंग यहाँ पे होती थी ना, तो उसको नाम पे उसको अपना नाम क्या दे दिया, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। अब नेक्स्ट है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये भी हमने देखा था कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कैसे जनरेट होता है, क्योंकि जहाँ पे पोलर से एक विंड आएगी और दूसरी चीज़ यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हॉर्स लॉटिट्यूड से विंड आएगी, दोनों एक प्रकार से कन्वर्ज कर जाएगी। तो फिर क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगी। अपवर्ड मूवमेंट से क्या होगा कि यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन जनरेट हो जाएगी। फ्रॉम द पोल कोल्ड विंड्स मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। एंड सेकंड चीज़ क्या थी कि यहाँ पे हॉर्स लॉटिट्यूड से एक कंपोनेंट आएगा, दोनों अपवर्ड मूवमेंट कर जाएगी, ठीक है। द राइजिंग एयर वार्मर द राइजिंग ऑफ द वार्मर विंड नियर टू 50 to 60 यहाँ पे फॉर एग्जांपल पोलर लो प्रेशर होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर लैटिट्यूड कौन सा होगा, अराउंड 60 डिग्री आसपास होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे 30 बिलीव किया था, यहाँ पे इसको 0 किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 50 to 60 डिग्री के आसपास जो लो प्रेशर कंडीशन बनेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और चौथा है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कैसे बनता है, टेम्परेचर कम था, डेंसिटी बढ़ जाएगी, फिर से जो जितने भी एयर हो गए वो दोनों साइड से इक्वेटर की साइड पे वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है, हाई प्रेशर कंडीशन होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कौन सा होता है, डायनेमिकली या थर्मली इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा एक साथ लेना पड़ेगा जितने भी विंड सिस्टम है। अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, एनीवन? ऑलराइट, गो।